न्यू यॉर्क की हार्लम स्ट्रीट पर सहपहर के वक्त एक पुररौनक मंजर था। फुटपाथ किनारे होटलों पर गाहकों का हुजूम और हर तरफ जिंदगी रवां दवां थी। उस हुजूम में एक स्याह-फाम नौजवान फ्रैंक लूकस सामने आया जो नहायत संजीदा चेहरे वाला था। उसने दूसरे स्याह-फाम नौजवान टैंगो को ढूंढ निकाला जो एक बदमाश था और हाल ही में फ्रैंक लूकस को एक डील में धोखा दे चुका था। फ्रैंक लूकस ने टैंगो से एक साइड पे खड़े होकर बात करना शुरू कर दी, जिसके दौरान उनके अल्फाज सख्त हो गए। टैंगो ने शुरू में तो महज झगड़ालू अंदाज अपनाया, लेकिन फिर उसने जिद करके फ्रैंक लूकस को तंग करना शुरू कर दिया कि जैसे उसे उसका कोई खौफ ही ना हो। ऐसे में फ्रैंक लूकस ने अपनी जेब से एक पिस्टल निकाला और उसे टैंगो के माथे पर लगा दिया। टैंगो ने उस लम्हे को एक डरावना मजाक समझा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन लूकस की आंखों में सख्ती थी। फ्रैंक लूकस ने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और टैंगो लम्हे भर में खामोश हो गया। वहीं सड़क की रौनक और हजूम के बीच में टैंगो का खून मिट्टी में मिल गया। नाज़रीन, ये कत्ल लूकस की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम था कि जो भी उसके साथ धोखा करेगा उसकी सजा वही होगी जो टैंगो को मिली। लूकस ने अपनी बेरहमी और सख्ती से ये साबित कर दिया कि न्यूयॉर्क हार्लम में धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, फ्रैंक लूकस की मुजरमाना जिंदगी का पस मंजर क्या था? न्यूयॉर्क मुंतकिल होने के बाद उसने कौन सी गैर कानूनी सरगर्मियां शुरू की? फ्रैंक लूकस ने इटालियन माफिया पर सबकत कैसे हासिल की? फ्रैंक लूकस की मुनशियात की तिजारत कैसे कामयाब हुई? मुनशियात की सल्तनत के इस बादशाह का अंजाम क्या हुआ? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस अनमोल कहानी में। नाज़रीन, अगर आप पहली मर्तबा अनमोल कहानी YouTube चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। नाज़रीन, अमेरिकी तारीख में फ्रैंक लूकस का नाम 20वीं सदी के बदनाम तरीन गैंगस्टर्स में से एक के तौर पर नुमायां है। 1960 और 1970 की दिहाई में हेरोइन के कारोबार पे उसकी हुक्मरानी ने न सिर्फ उसे बेपनाह दौलत और ताकत दी, बल्कि उन कम्युनिटीज पर भी ना मिटने वाले निशानात छोड़ दिए जिन्होंने फ्रैंक लूकस का इस्तेहसाल किया था। शुमाली कैरोलिना की एक पसमानदा बस्ती से न्यूयॉर्क के इलाके हार्लम में मुनशियात की सल्तनत के बादशाह बनने तक फ्रैंक लूकस की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो जराइम, ताकत की ख्वाहिश, चालाकी, मालो दौलत की फरवानी से लेकर बिलाखिर जवाल की अक्कासी करती है। आज की इस अनमोल कहानी में फ्रैंक लूकस की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। फ्रैंक लूकस 9 सितंबर 1930 को लॉगरेंज, शुमाली कैरोलिना के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, जिस जगह पे जिंदगी के मौके कम और गुर्बत ज्यादा थी। खेतों में मेहनत कश वालिदैन के साथ परवरिश पाते फ्रैंक लूकस मुश्किलात से नावाकिफ न था। उसकी परवरिश के दौरान पेश आने वाले समाजी और आइंदा के फैसलों को बहुत मुतासिर किया। वो एक ऐसा वक्त था कि जब हर जगह नस्ल परस्ती आम थी और अमेरिका में रहने वाले स्याह फाम अफ्रीकियों के लिए मौके कम थे। फ्रैंक लूकस ने जल्द ही सीख लिया कि जिंदा रहने के लिए अक्सर कवानीन को तोड़ना पड़ता है। बचपन में ही लूकस ने जिंदगी की संगीनियों का सामना किया। वो सिर्फ 6 बरस का ही था जब कू क्लक्स क्लान ग्रुप के 5 अरकान ने एक रात उसकी झोंपड़ी में आकर उसके सामने उसके 13 साला कजन को कत्ल कर दिया था और उसे इस बात पर कत्ल किया कि उसने एक सफेद फाम खातून को फ्लर्ट के अंदाज में देखा था। इस वाक़े ने फ्रैंक लूकस की जिंदगी पर गहरा असर डाला। ये दिल दहला देने वाला तजर्बा और बचपन की गुर्बत ने उसके अंदर एक गहरी नाराजगी पैदा कर दी और वो हर कीमत पर अपने बुरे हालात में से निकलना चाहता था। लड़कपन की उम्र तक पहुंचते हुए लूकस पहले ही छोटे मोटे जुराइम में मुलविस हो चुका था, जैसे खाना चुराना और जुआ खेलना। ये इब्तदाई तजर्बात उसके बाद की मुजरमाना दुनिया में दाखिल होने के लिए रास्ता हमवार कर रहे थे। अपने घर के सबसे बड़े लड़के होने के तौर पर फ्रैंक लूकस को खानदान के गुजारे के लिए रास्ते तलाश करने पड़े। उस दौर में अमेरिकी मईशत को दरपेश ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नौकरी हासिल करना और उसे बरकरार रखना मुश्किल था, इसलिए वो अक्सर खाना चोरी करके खाने पर मजबूर हुआ। बाद में लड़कपन के जमाने में जब वो बड़ा हुआ और जिस्मानी तौर पर ताकतवर भी हो गया तो उसने अक्सर शराब खानों के बाहर नशे में धुत गाहकों को लूटना शुरू कर दिया।
अपनी टीन एज के जमाने में ही फ्रैंक लूकस ने एक पाइप कंपनी के लिए ट्रक ड्राइवर के तौर पर जॉब शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी अपनी खलंडरी और बेबाक तबीयत की वजह से उसने कंपनी के मालिक की बेटी से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए और मौके पे पकड़ा भी गया। इस नतीजे में पाइप कंपनी के मालिक के साथ इसकी लड़ाई हो गई और लूकस ने पाइप अपने बॉस के सर पर दे मारा, जो कि बेहोश हो गया। इसके बाद फ्रैंक लूकस ने कंपनी की तिजोरी से $400 चोरी कर लिए और जाते हुए वहां पे आग भी लगा दी। इस वाक़े के बाद उसकी मां ने इल्तिजा की कि वो गिरफ्तारी और जेल से बचने के लिए न्यूयॉर्क फरार हो जाए। फ्रैंक लूकस 1946 की गर्मियों में न्यूयॉर्क के इलाके हार्लेम पहुंचा। इधर मौजूद चंद लोगों ने उसे समझाया कि आप होशियार बनो और लिफ्ट ऑपरेटर या होटल में किसी भी किस्म की कोई माकूल जॉब हासिल कर लो। लेकिन फ्रैंक लूकस ने देखा कि हकीकी पैसा सड़कों पर गैर कानूनी जुए और मुनशियात के जरिए ही कमाया जा रहा है। हर बढ़ते हुए जुर्म के साथ वो ज्यादा दिलेर और बेरहम होता गया। उसने सबसे पहले एक मकामी बार में बंदूक के जोर पर डकैती की, फिर उसने एक जेवरात की दुकान से कीमती पत्थरों का ट्रे चोरी कर लिया और गार्ड का जबड़ा मुक्के मारकर तोड़ दिया। इसी तरह जराइम और दिलेरी की वजह से खुद को पुरअतमाद महसूस करते हुए उसने एक मकामी जुए के क्लब में दाखिल होकर तमाम जुआरियों को लूट लिया। नाजरीन, फ्रैंक लूकस से मुतल्लिक एक मशहूर लेकिन गैर तस्दीक शुदा वाकया कुछ यूं है कि 1966 के मौसम गर्मा के दौरान फ्रैंक लूकस का एक मकामी बदमाश टैंगो के साथ झगड़ा हुआ, जिसने मुनशियात और रकम की डील से पीछे हटकर फ्रैंक के साथ धोखा किया था। उस धोखे और झगड़े की वजह से फ्रैंक लूकस को टैंगो की तरफ से बहुत बेइज्जती महसूस हुई, क्योंकि मुनज़्ज़म जराइम की दुनिया में मुखालिफ पर रोब रखना ही हर चीज से बढ़कर होता है। और फ्रैंक लूकस जानता था कि अगर उसने बदमाश टैंगो को उसकी बेइज्जती की सजा दिए बगैर छोड़ दिया तो उसकी जुराइम की दुनिया में हैसियत खत्म हो जाएगी। चुनाचे हार्लेम की एक मसरूफ सड़क पर दिन के उजाले में लूकस ने फैसला किया कि वो खुद ही मामला हल करेगा। उसने अपनी पिस्टल निकाली और टैंगो को मौके पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया, और ये सब कुछ बहुत से लोगों के सामने किया गया। ये एक बहुत ही खतरनाक फेल था, खासतौर पर एक अवामी जगह पर। लेकिन इस हरकत के बाद फ्रैंक ने सबको ये पैगाम वाजे कर दिया कि फ्रैंक एक ऐसा शख्स है जिसके साथ जुराइम की दुनिया में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि एल्सवर्थ बम्पी जॉनसन की नजर में फ्रैंक लूकस इस वाक़े के बाद ही आया, जो कि हार्लेम की मुजरमाना दुनिया में एक ताकतवर और बाअसर शख्सियत था। बम्पी जॉनसन मुख्तलिफ गैर कानूनी कारोबारों में मुलविस था, जिसमें जराइम, जुआ और बत्ताखोरी वगैरह शामिल थे, और वो मुख्तलिफ गिरोहों को कंट्रोल भी करता था। वो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लीडरशिप और हार्लेम की मुजरमाना दुनिया की पेचीदगियों को समझने की सलाहियत के लिए बहुत मशहूर था। बम्पी जॉनसन को मुजरमाना दुनिया में किसी भी शख्स के हुनर और सलाहियत को पहचानने का भी तजर्बा था, और फ्रैंक लूकस की दिलेरी और अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल की तैयारी ने बम्पी जॉनसन को बहुत मुतासिर किया। फ्रैंक लूकस की सलाहियत को पहचानते हुए बम्पी जॉनसन ने उसे अपने जेर साया ले लिया। जॉनसन ने लूकस के लिए एक सरपरस्त का किरदार अदा किया और उसे मुजरमाना सल्तनत चलाने की पेचीदगियों, वफादारी की अहमियत और मुनज़्ज़म जराइम में नज़्म व ज़ब्त की जरूरत के बारे में काफी कुछ सिखाया। जॉनसन की रहनुमाई में लूकस ने अपनी सलाहियतों को निखार लिया। 1968 में बम्पी जॉनसन की मौत के बाद हार्लेम की मुनशियात की तिजारत का ज्यादातर हिस्सा इटालियन माफिया के हाथ में आ चुका था। इटालियन गिरोहों ने मुनशियात फरोशी में अपनी एक बहुत ही मुनज़्ज़म उजारादारी कायम कर रखी थी। फ्रैंक लूकस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो हार्लेम में इटालियन गिरोहों पर सबकत ले जाए। कहा जाता है कि फ्रैंक लूकस ने एक होटल रूम बुक किया और लोगों से राब्ता तर्क करके तन्हाई में कुछ मंसूबा साजी की। वो उस तन्हाई में ऐसे मंसूबे तैयार कर रहा था कि जिनकी वजह से मुनशियात की तिजारत इटालियन माफिया से भी छीनी जा सके और दौलत भी कमाई जा सके। इस दौरान फ्रैंक ने रिसर्च कर रखी थी कि वियतनाम जंग के दौरान जाने वाले अमेरिकी फौजियों को हेरोइन की आदत हो चुकी है और वियतनाम में हार्लेम से बहुत बेहतरीन किस्म की हेरोइन मिल सकती है। इत्तेफाक से फ्रैंक लूकस की एक कजन का शौहर वियतनाम में रहता था। वो अमेरिकी फौज का एक साबिका ओहदेदार था और उसका नाम था लेस्ली एटकिंसन। इसके बाद फ्रैंक बैंकॉक गया और अपने कजन के शौहर को तलाश करके उससे मुलाकात की। लेस्ली एटिंगसन अमेरिकी फौज के बहुत से स्याह-फाम फौजियों से वाकिफियत रखता था। उस दौरान लेस्ली ने फ्रैंक लूकस की मुलाकात एक ऐसे गिरोह के सरबराह से करवाई जो कि बैंकॉक में हेरोइन की तैयारी और तिजारत का काम करता था।
और यूं फ्रैंक की उस हेरोइन तैयार करने वालों से 132 किलोग्राम हेरोइन की खरीदारी की डील हो गई। उस वक्त हार्लम में इटालियन ग्रो हेरोइन को फी किलोग्राम $50,000 के रेट पर फरोख्त कर रहे थे और उनकी हेरोइन की क्वालिटी भी बहुत नाकस थी। जबकि बैंकॉक से डील के जरिए हासिल की गई हेरोइन जो कि फ्रैंक ने खरीदी थी वो सिर्फ $4,200 फी किलोग्राम थी और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। फ्रैंक लूकस ने हेरोइन को स्मगल करने के लिए एक मुनफरिद और खुफिया तरीका इस्तेमाल किया। उसने बिल्कुल ऐसे ही ताबूत हासिल किए जो अमेरिकी फौजियों की डेड बॉडीज को अमेरिका ले जाने के लिए इस्तेमाल होते थे और उन ताबूतों को अमेरिकी फौज के उन तैयारों के जरिए से ट्रांसपोर्ट करवाया जो वियतनाम जंग के दौरान सामान अमेरिका लाते थे। इस मंसूबे के दौरान हेरोइन के पैकेटों को फौजी ताबूतों या दीगर फौजी सामान में छुपाया जाता था ताकि ये किसी की नजर या इंस्पेक्शन में ना आ सकें और उस मकसद के लिए खुफिया तौर पर वियतनाम में तैनात कई आला अमेरिकी ओहदेदारों को रिश्वतें भी दी गईं। इस सिलसिले में फ्रैंक ने बैंकॉक में अपने भाई और दीगर रिश्तेदारों को भी बुला लिया ताकि वो हेरोइन को अमेरिका तक पहुंचाने के सिस्टम को खुद मॉनिटर कर सके। फ्रैंक लूकस की हेरोइन ब्रांड बन गई जिसको उर्फे आम में ब्लू मैजिक कहा जाने लगा। ब्लू मैजिक हेरोइन को बैंकॉक में प्रोसेस किया जाता था, फिर जब ये अमेरिका पहुंचती तो इसे मुख्तलिफ तरीकों से फरोख्त किया जाने लगा। इस हेरोइन की वजह से लूकस को मुनशियात की मार्केट में एक मुनफरिद मकाम मिल गया क्योंकि उसकी हेरोइन खालिस और कम कीमत होती थी। मार्केट में पहले से मौजूद इटालियन माफिया की हेरोइन जो कि $50,000 फी किलोग्राम थी तो फ्रैंक लूकस ने अपना रेट $42,000 फी किलोग्राम रख दिया। कीमत कम और क्वालिटी इटालियन माफिया की हेरोइन से बेहतर होने की वजह से उसकी मुनशियात की तिजारत का ग्राफ चंद दिनों में आसमान को छूने लगा। फ्रैंक लूकस ने अपने कारोबार को मुनज़्ज़म करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना से अपने रिश्तेदारों को न्यूयॉर्क बुला लिया और अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया। अमेरिका पहुंचने के बाद हेरोइन को न्यूयॉर्क और दीगर शहरों में लूकस के नेटवर्क के जरिए तकसीम किया जाता था। उसने एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बना रखा था जिसके जरिए उसका कारोबार बहुत तेजी से फैलने लगा। इटालियन माफिया की उजारादारी खत्म करके फ्रैंक लूकस रोजाना की बुनियाद पर $1 मिलियन की आमदनी कमाना शुरू हो गया। फ्रैंक लूकस ने अपनी दौलत से पुरतायुश जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। वो अपने खानदान के लिए महंगे घर और आला मियार की जिंदगी के तमाम लवाजमात पूरे करने लग पड़ा। उसने न्यूयॉर्क और नॉर्थ कैरोलिना में बड़े बड़े घर खरीदे। अपनी दौलत की नमूदो नुमाइश का एक वाकया ये भी है कि फ्रैंक लूकस को एक मरतबा महंगी टोपी और कोट की वजह से काफी शोहरत मिल गई। उसने एक मुनफरिद किस्म के फर का कोट और मैचिंग हैट खरीदा जिसकी कीमत $1,25,000 थी। ये महंगे कोट और हैट को पहनकर फ्रैंक लूकस बॉक्सर मोहम्मद अली के लेके एक अहम बॉक्सिंग मैच को देखने के लिए स्टेडियम में आ गया जिसकी वजह से इस पर मीडिया की बहुत ज्यादा तवज्जो चली गई। उस फर वाले कोट और मैचिंग हैट का ब्रांड था चैंचिला जो उस जमाने में दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड था। नाज़रीन, दौलत, शोहरत और जराइम की दुनिया की बादशाहत हासिल करने के बाद फ्रैंक लूकस का जवाल 70 की दिहाई में शुरू हुआ। 1975 में एक छापे के दौरान फ्रैंक लूकस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से लाखों डॉलर्स की नकदी और बड़ी मिकदार में मुनशियात बरामद हुई। इसके अलावा उसके नेटवर्क के दीगर कई कलीदी अराकीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसकी वजह से उसका नेटवर्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फ्रैंक लूकस को उसके जुराइम की बिना पर 70 बरस की कैद की सजा मिली। फ्रैंक लूकस की गिरफ्तारी की बुनियादी वजह उसका गैर कानूनी मुनशियात का कारोबार, बढ़ती हुई नमूदो नुमाइश और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काफी अरसे से उस पर मोहतात नजर थी। ताहम फ्रैंक लूकस ने अपनी सजा कम करवाने के लिए हुकाम के साथ ताउन किया और अपने दीगर मुजरिम साथियों के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। इस ताउन के नतीजे में उसके दीगर कई मुजरिम साथी गिरफ्तार हो गए और इसकी वजह से फ्रैंक लूकस की सजा काफी कम कर दी गई और यूं फ्रैंक लूकस 1981 में सिर्फ 6 बरस के बाद जेल से रिहा हो गया। लेकिन फिर 1984 में फ्रैंक लूकस को दोबारा मुनशियात से मुतल्लिक जराइम में मुलविस होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 बरस की कैद की सजा सुनाई गई और फिर उसे 1991 में रिहाई मिली। तो मजमूई तौर पर वो 2 मुख्तलिफ मौक़ों के दौरान कैद रहा
लेकिन उसने अपनी असल कैद यानी 70 बरस की सजा का सिर्फ एक ही हिस्सा जेल में गुजारा। चूंकि फ्रैंक लूकस ने अपनी सजा कम करवाने के लिए गवाहियां देकर मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क के कई मुजरिमों को गिरफ्तार करवाने में मदद की थी, इसके बदले में उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया और माशरे में उसे एक नई शनाख्त दे दी गई। जराइम की दुनिया से बाहर आकर फ्रैंक लूकस ने एक आम जिंदगी गुजारने का फैसला किया और अपनी माजी की जराइम की दुनिया से दूर रहने लगा। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वो अपनी मुजरमाना सल्तनत खो बैठा था, उसकी दौलत भी खत्म हो गई। रोजाना $1 मिलियन कमाने वाला ड्रग लॉर्ड और गैंगस्टर फ्रैंक लूकस अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक आम और गरीब तरह से जिंदगी गुजार रहा था। उसके पास न शान शौकत रही न ही दौलत जिसकी वजह से वो मशहूर था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में सेहत, खुराक और रिहाइश के हवाले से शदीद माली मुश्किलात का शिकार रहा। आखिरकार 30 मई 2019 को न्यूयॉर्क के हार्लेम में मनशियात की सल्तनत का बेताज बादशाह गुमनामी, मुफलसी और बीमारी की हालत में इंतकाल कर गया। फ्रैंक लूकस ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में पछतावे का भी इजहार किया था। सन 2000 के दौरान कुछ इंटरव्यूज के जरिए फ्रैंक लूकस ने एतराफ किया था कि वो अपनी माजी की सरगर्मियों और मनशियात की तिजारत की वजह से अपने खानदान, दोस्तों और मुआशरती जिंदगी पर पड़ने वाले असरात के बायस बहुत अफसोस महसूस करता है और उसे उस पर पछतावा भी है। वो अक्सर इस बात का इजहार करता था कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की जिनके नताइज की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके पछतावे में उसकी बदनामी, जेल की सजा और माली मुश्किलात शामिल थीं जो उसने अपनी मुजरमाना जिंदगी के नतीजे में हासिल की। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी और अगर आप पहली मर्तबा अनमोल कहानी यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।